आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही आम सी चीज के पीछे छिपी असाधारण इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। एक चीनी कारखाने को हम अक्सर सिर्फ एक फूड फैक्ट्री मान लेते हैं ना, लेकिन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के नज़रिए से देखें तो ये कारखाना वास्तव में क्लोज लूप एफिशिएंसी और भारी भरकम मशीनरी का एक शानदार मास्टर क्लास है। इस एक्सप्लेनर में हम इस फैक्ट्री के ऑपरेशंस का एक तरह से इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कच्चे माल को एक फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए ऊर्जा और यांत्रिकी यानी एनर्जी और मैकेनिक्स का एकदम सटीक इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फटाफट आज के इस ऑडिट का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, मैकेनिकल जूस एक्सट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना। दूसरा, बगास यानी खोई और एनर्जी में आत्मनिर्भरता। तीसरा, केमिकल रिएक्शंस और इवेपोरेशन। चौथा, सेंट्रीफ्यूज और क्रिस्टलाइजेशन के डायनामिक्स। और अंत में पांचवा, फाइनल पॉलिश और पैकेजिंग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, मैकेनिकल जूस एक्सट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना। हमारे ऑडिट का ये पहला हिस्सा पूरी तरह से उस भयानक फिजिकल फोर्स और मैकेनिक्स पर फोकस करता है जो कच्चे गन्ने को तोड़ने के लिए चाहिए। देखिए, ये सिर्फ गन्ने को कुचलने की बात नहीं है, बल्कि मशीनरी के जरिए एक्सट्रैक्शन रेट को उसकी आखिरी हद तक धकेलने की बात है। इसके सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विशाल क्रेनें ट्रकों से गन्ने को अनलोड करती हैं, फिर इन्हें श्रेडर मशीन में भेजा जाता है। अब यहाँ इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। श्रेडर मशीन असल में जूस नहीं निकालती। जी हाँ, ये सिर्फ गन्ने को बारीक रेशों में काटती है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इसके बाद इस कटे हुए फाइबर को एक के बाद एक लगी हैवी ड्यूटी अनुक्रमिक रोलर मिलों के बीच से गुजारा जाता है, जो भारी दबाव के साथ जूस को निचोड़ लेती हैं। और अंत में फाइबर में बचे हुए रस की आखिरी बूंद तक को निकालने के लिए इसमें गर्म पानी डालकर हॉट वाटर फ्लशिंग की जाती है और फिर से रोलर से गुजारा जाता है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये अग्रेसिव मैकेनिकल प्रोसेस आखिर कितनी कुशल है। इन भारी मशीनों और लगातार पड़ने वाले दबाव के कारण कच्चे फाइबर से रस निकालने की दर अविश्वसनीय रूप से 99% तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, इंडस्ट्रियल स्केल पर इस लेवल की एफिशिएंसी हासिल करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी जीत है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, खोई यानी बगास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता। अगर फैक्ट्री के सबसे इम्प्रेसिव इंजीनियरिंग कारनामे की बात करें तो इस बगास या खोई की अहमियत समझना जरूरी है। एक आम इंसान की नज़र में ये गन्ने की पेराई के बाद बचा हुआ महज एक कचरा हो सकता है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर इस रेशेदार अवशेष को कभी भी कचरा नहीं मानता। फैक्ट्री ऑपरेशंस के हिसाब से ये बगास एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशनल एसेट है। सच कहूँ तो ये पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम की रीढ़ है। और ये पॉइंट तो वाकई में होश उड़ा देने वाला है। गन्ने से निकले इस गीले बगास को सीधे बड़ी बड़ी भट्टियों में जलाया जाता है और इससे जो भाप बनती है उससे टरबाइन चलाई जाते हैं। ये प्रोसेस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी बिजली पैदा कर देती है। मतलब बाहरी पावर ग्रिड पर निर्भरता बिल्कुल जीरो। अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए 100% आत्मनिर्भर होना इस फैक्ट्री को सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी का एक बेजोड़ मॉडल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण पर, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और वाष्पीकरण। एनर्जी सिस्टम की इस कमाल की एफिशिएंसी को देखने के बाद चलिए ऑडिट को केमिकल प्रोसेसिंग की तरफ ले चलते हैं। अब जो कच्चा रस निकाला गया है उसे हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले इसकी केमिकल बनावट और इसमें चीनी की मात्रा कितनी है ये जानने के लिए लैब में इसकी कड़ी टेस्टिंग की जाती है। इस डेटा के आधार पर रिएक्शन टैंक में जूस के साथ चूना और सल्फर गैस को एकदम सटीक मात्रा में मिलाया जाता है। ये ब्लीचिंग और क्षारीयकरण यानी एल्कलाइजेशन का प्रोसेस कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। इस लंबी केमिकल रिएक्शन के बाद सारी अशुद्धियां तलछट या सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर रह जाता है एकदम साफ पीला जूस। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। दुनिया भर के इंडस्ट्रियल इंजीनियर चीनी को साफ करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में मुख्य रूप से डबल सल्फेटेशन विधि अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह सस्ती है और पूरी तरह से शाकाहारी है। हालांकि यह चीनी में थोड़ा बहुत सल्फर का अंश छोड़ सकती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन का भी इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह से सल्फर फ्री रिजल्ट देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और कई अन्य देशों में प्योरिफिकेशन के लिए बोन चार का इस्तेमाल होता है, जो असल में जानवरों की हड्डियों से बनता है।
एक इंजीनियर के नजरिए से देखें तो इन सभी मेथड्स का अपना अपना अर्थशास्त्र और अपनी अपनी केमिस्ट्री है। ऑडिट का चौथा हिस्सा, सेंट्रीफ्यूज और क्रिस्टलीकरण गतिकी। प्योरिफिकेशन के बाद बारी आती है थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स के इस्तेमाल की, जहां इस लिक्विड सिरप को वापस एक सॉलिड में बदला जाता है। उस साफ पीले जूस को विशाल इवेपोरेटर्स में भेजा जाता है। वहां पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है, जिससे ये एक बेहद गाढ़ा सिरप में बदल जाता है। लेकिन असली साइंस तो इसके बाद शुरू होती है। इस गर्म सिरप में पहले से बनी चीनी के कुछ दाने, जिन्हें सीड क्रिस्टल कहते हैं, वो डाले जाते हैं। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होना शुरू होता है, ये बीज नए क्रिस्टल बनने की प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में हमें मिलते हैं चीनी के क्रिस्टल और एक गहरे रंग का गाढ़ा लिक्विड, जिसे मोलासिस यानी गुड़ कहा जाता है। अब उन क्रिस्टल्स को उस चिपचिपे मोलासिस से अलग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहीं एंट्री होती है सेंट्रीफ्यूज मशीनों की। जरा स्पीड की कल्पना कीजिए, 1000 से 2000 राउंड्स प्रति मिनट। ये उस भयानक मैकेनिकल फोर्स को दिखाता है जिसका इस्तेमाल इस फैक्ट्री में किया जाता है। जब ये मशीन इतनी तेज स्पीड से घूमती है तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारक बल पैदा करती है। फिजिक्स का ये फोर्स तरल मोलासिस को मशीन में लगी एक महीन जाली के पार बाहर की तरफ धकेल देता है, जबकि जो कच्ची भूरे रंग की चीनी के ठोस क्रिस्टल होते हैं वो जाली के अंदर ही फंस जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल निकालने के लिए इस हाई स्पीड स्पिन प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है। और अब हम आ गए हैं 5वें और आखिरी चरण पर, अंतिम पॉलिश और पैकेजिंग। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस फाइनली कैसे एक साथ आती है। ये हमारे ऑडिट का आखिरी फेज है, जहां उस भूरी कच्ची चीनी को उस चमकदार सफ़ेद प्रोडक्ट में बदला जाता है जो हमारे घरों तक पहुंचता है। ये कोई 1 या 2 स्टेप का काम नहीं है, बल्कि मैकेनिकल परफेक्शन की एक पूरी चेन है। सबसे पहले कच्ची चीनी को डिस्टिल्ड वाटर में वापस घोला जाता है। फिर बची खुची अशुद्धियों को हटाने के लिए इसे रेत और बजरी के फिल्टर से गुजारा जाता है। वैक्यूम इवेपोरेटर में एक फाइनल उबाल देने के बाद इसे एक बार फिर उसी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। अब जो सफ़ेद क्रिस्टल मिलते हैं उन्हें रोटेटिंग ड्रायर में डालकर उनकी नमी हटाई जाती है। इसके बाद बड़ी बड़ी वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स इन दानों को उनके साइज के हिसाब से छांटती हैं, और अंत में ऑटोमेटिक मशीनें बिना किसी इंसानी छूछाप के हजारों टन रिफाइंड चीनी को बोरियों में भरकर एकदम सुरक्षित तरीके से सील कर देती हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो सबसे अहम बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि एक चीनी फैक्ट्री सिर्फ मिठास पैदा करने की जगह नहीं है, ये जीरो वेस्ट और एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक जीता जागता इंजीनियरिंग चमत्कार है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। जिस तरह चीनी उद्योग ने अपने ही बचे हुए रेशे को अपनी सबसे बड़ी एनर्जी एसेट बना लिया है, क्या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इस क्लोज्ड लूप और आत्मनिर्भर मॉडल को अपनाकर अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव इंजीनियरिंग सवाल है जिस पर भविष्य के हर उद्योग को सोचना ही चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।